Hello everyone, I am going to discuss with you the topic of incomplete market. This topic is related to environmental economics. The objective of this session is to discuss what is incomplete market, what are property rights, what are the features of property rights, and the solution of incomplete market only overview. Here we will discuss only overview. And in this next session we will discuss the Cauchy theorem, the solution of this problem incomplete market. The first question is what is market. फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा तो मार्केट है क्या। आप स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के पढ़ चुके हैं। सिंपली हम पढ़ते हैं मार्केट इज़ एनी एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू ईच अदर फॉर बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज़। Market provides proper signal about demand and supply. Demand and supply are forces. You have also read the concept of market mechanism. आप market दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगा मैं। आप market mechanism पढ़ चुके हैं। market mechanism वो mechanism है in which demand and supply forces work together to determine price without any external interference. डिमांड और सप्लाई फोर्सेस जो हैं प्राइस को डिसाइड करती हैं और बिना किसी इंटरफेरेंस के, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस मीन्स गवर्नमेंट इंटरफेरेंस उसमें नहीं होगा और किसी तरह का कोई इंटरफियरेंस नहीं है। डिमांड और सप्लाई फोर्सेस ही प्राइस को डिटरमिन करती हैं और डिमांड और सप्लाई और जो प्राइस आता है वो सिग्नल, मार्केट जो है वो सिग्नल प्रोवाइड कर रही है कि दिस मच इज़ डिमांडेड एंड दिस मच इज़ सप्लाई। तो ये मार्केट सिस्टम है। तो मार्केट सिस्टम की जो डेफिनेशन है यहाँ क्या दी है, अ मार्केट इज़ एन एक्सचेंज इंस्टीट्यूशन। हाँ, जहाँ हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, दैट सर्व सोसाइटी बाय ऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपके कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई, सोसाइटी द्वारा डिमांड और सप्लाई की जा रही है और मार्केट क्या सर्व कर रहा है, एक्सचेंज इंस्टीट्यूशन है। मार्केट्स यूज़ प्राइसेस, जो प्राइस होते हैं मार्केट उसको यूज़ करती है प्राइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए, सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए। द वांट्स एंड लिमिट्स ऑफ अ डिफ्यूज एंड डाइवर्स सोसाइटी so as to bring about coordinated economic decision in the most efficient manner. Most efficient manner in sense, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से बता रहा हूँ। ऑप्टिमल प्राइवेट डिसीजंस बेस्ड ऑन म्यूचुअली एडवांटेजियस एक्सचेंज लीड टू ऑप्टिमल सोशल आउटकम। प्राइवेट ऑप्टिमम है तो सोशल ऑप्टिमम है। अगर ऐसा है इट मीन्स वो बेस्ट सिचुएशन है जो मार्केट सिग्नल प्रोवाइड कर रही है। उसको अगर हम डायग्राम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा है, प्रॉपर सिग्नल कैसे प्रोवाइड कर रही है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस है। दिस इज़ डिमांड कर्व, दिस इज़ सप्लाई कर्व एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट डिटरमिन्स द प्राइस एंड क्वांटिटी। दिस इज़ मार्केट मैकेनिज़्म। ये मार्केट मैकेनिज़्म है जो डिमांड, ये सप्लाई है, ये आपका डिमांड है और ये प्राइस डिसाइड किया हुआ है और ये क्वांटिटी ये प्रोवाइड कर रहा है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़। हम सिलेबस जब डिस्कस किया था इससे पहले वाले सेशन में, तो सिलेबस में मैंने बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन इस अजम्पशन पर बेस्ड है, देयर इज़ फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, परफेक्ट मोबिलिटी है, ये परफेक्ट कंपटीशन की फीचर्स होती हैं। और पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पर चलते हैं तो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी में हमने पढ़ा था एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़। अगर एक्सटर्नैलिटीज़ नहीं हैं तो वो सिचुएशन ऑप्टिमल सिचुएशन होगी, बेस्ट सिचुएशन मानी जाएगी। उसी बेसिस पर, ये assumption पर बेस्ड है कि इफ़ externalities are absent, demand and supply intersect where
डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं वो प्राइस जो डिसाइड होगा ये मार्केट ऑप्टिमल सिग्नल प्रोवाइड कर रही है। अगर प्राइवेट ऑप्टिमल यहाँ है तो सोशल ऑप्टिमम भी यहाँ होगा, मीन्स सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से भी ऑप्टिमल पॉइंट है और प्राइवेटली भी ये ऑप्टिमम है। क्यों? एक्सटर्नैलिटीज़ नहीं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और सिलेबस में मैंने डिस्कस किया था पिछले सेशन में कि जो इन्वायरमेंटल गुड्स होती हैं वो पब्लिक नेचर की हैं। पब्लिक नेचर की गुड्स में ईज़िली मार्केट फेल हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि एक्सटर्नैलिटीज़ ईज़िली आ जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स, एक टर्म मैंने डिस्कस की थी प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ भी डिस्कस डिटेल में करेंगे हम। प्रॉपर्टी राइट्स अगर डिफाइंड नहीं हैं तो एक्सटर्नैलिटीज़ होंगी, एक्सटर्नैलिटीज़ होंगी तो मार्केट जो है प्रॉपर सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। ये मार्केट सिस्टम जो है कंप्लीट माना जाता है। ये हम अभी मार्केट डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट क्या है? जो प्राइस को बता रहा है डिमांड और सप्लाई की हेल्प से। ऑप्टिमल, प्राइवेट ऑप्टिमल है तो सोशल ऑप्टिमल, अभी तक यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ऑप्टिमल डिसीजन जो है प्राइवेट ऑप्टिमल होगा तो सोशल ऑप्टिमम भी आ जाएगा इसी बेसिस पर। अब क्वेश्चन है कंप्लीट, मार्केट कंप्लीट। अगर मार्केट कंप्लीट है तो फिर क्वेश्चन आता है इनकम्प्लीट भी होती है। यस, मार्केट कंप्लीट भी मानी जाती है। कंप्लीट को हम कहते हैं सक्सेसफुल मार्केट। आप हिंदी में इनको प्रिपेयर करना चाहें तो जो मैं बोल रहा हूँ आप हिंदी में इनको ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे। इसको कहते हैं पूर्ण बाजार मार्केट, अधूरे बाजार। इनकम्प्लीट मार्केट, बाजार अधूरे हैं। बाजार पूर्ण कब होता है अभी मैं बता रहा हूँ, अभी ये डिस्कस किया मैंने आपके साथ। अगर मार्केट सिस्टम जो कंप्लीट है ये वाला, अगर डिमांड और सप्लाई यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, परफेक्ट कंपटीशन है, फुल नॉलेज आपको है, प्राइवेट ऑप्टिमम सोशल ऑप्टिमम है तो मार्केट सिस्टम कंप्लीट है। मार्केट सिस्टम कंप्लीट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। द मार्केट सिस्टम इज़ कंसीडर्ड सक्सेसफुल। सफल बाजार, पूर्ण बाजार वो होता है तब होता है व्हेन अ सेट ऑफ कम्पिटिटिव मार्केट्स। कम्पिटिटिव मार्केट्स में कंज्यूमर और बायर्स दोनों कम्पिटिटिव हैं। बायर हमेशा कहता है कि मुझे मिनिमम प्राइसेस पर मिले, सेलर कहता है मैक्सिमम पर मिले। जहाँ पर दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो क्या है? कंप्लीट मार्केट है। एन एफिशिएंट जनरेट्स एन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन एंड विद इन इकोनॉमीज। एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। पहले डिस्कस किया था पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, उसको अगर मैं बताना चाहूँ डायग्राम से तो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का ये आपने डायग्राम पढ़ा हुआ है। ये क्या है? ए और दो कंज्यूमर हैं, ए और बी। तो उसमें क्या होता है, एक साइड से हम इसको मेज़र करते हैं, दूसरी साइड से इससे मेज़र करते हैं। ये लोकस ऑफ पॉइंट जो है ये बताता है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। अगर यहाँ पर इंटरसेक्टर का है, यहाँ से मूवमेंट इस साइड भी हो सकती है, यहाँ से मूवमेंट दिस साइड भी हो सकती है, यहाँ से मूवमेंट यहाँ भी हो सकती है। लेकिन इसकी कंडीशन है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी सिचुएशन क्या होता है? व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, when it is impossible to make someone better off without making others worse off। अगर किसी को बिना नुकसान पहुंचाए एक को बेनिफिट करना इम्पॉसिबल हो जाए तो उसको कहते हैं पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। अगर पॉसिबल हो जाए, एक का नुकसान नहीं हुआ लेकिन दूसरे का बेनिफिट होता जा रहा है, एक 10 पर है दूसरा 12 से 13 पर आ गया, इसको कहते हैं इंक्रीज इन वेलफेयर, सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है। लेकिन मैक्सिमम कब आ गया? जब पेरेटो ऑप्टिमैलिटी आ जाएगी, जब इम्पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ये आपने एजवर्थ बॉक्स से भी पढ़ा हुआ है, इसी को आपने यूटिलिटी कर्व से भी पढ़ा हुआ है। ये कर्व बता रहा है कि आप दिस इनएफिशिएंट पॉइंट पर हैं, इससे आप मूव इस साइड भी कर सकते हैं, इससे आप मूव इस साइड भी कर सकते हैं। इस 90 डिग्री एंगल के अंदर, ये ट्रायंगल के अंदर पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है। ये क्या बता रहा है? ए बटर का प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, गन है, तो यहाँ से मूव करेंगे, ये बेटर ऑफ हो रहा है, ये वर्स ऑफ नहीं हो रहा। यहाँ से मूव करते हैं एफ़ की तरफ तो ये बेटर ऑफ हो रहा है, ये वर्स ऑफ नहीं हो रहा है। यहाँ से सी पे मूव कर जाएंगे, ये इस साइड जो है बटर का ये प्रोड्यूस जो है क्वांटिटी ये बेटर ऑफ हो रहा है और ये वर्स ऑफ हो गया।
यहाँ से मूव बी की तरफ करते हैं, ये बेटर ऑफ हो गया, ये वर्स ऑफ हो गया। इट मीन्स यहाँ पर इनएफिशिएंसी है, यहाँ पर इनएफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मीन्स इष्टतम, बेस्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या, एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज पैरेटो ऑप्टिमलिटी, द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रीएलोकेटिंग रिसोर्सेज टू मेक वन पर्सन इन द इकोनॉमी बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। जब ये इम्पॉसिबल हो जाए, पॉसिबल है तो इंक्रीज हो रहा है, इम्पॉसिबल है तो ये क्या है, इंक्रीज नहीं हो रहा, मैक्सिमम पॉइंट पर आ गया है। हम उसी डायग्राम पे दोबारा चलें, जैसे मैंने भी बताया था आपको। ये है, ये अब इसमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं कि हम यहाँ से आगे फर्दर मूव कर सकते हैं, इस साइड या इस साइड कहीं मूव नहीं कर सकते। तो ये अब मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ है, एफिशिएंसी यहाँ पर है। अगर हम जो डिमांड कर रहे हैं लेकिन उससे मुझे बेनिफिट इतना हो जाए, ये बेनिफिट मेरा बढ़ गया, तो ये मार्केट जो है फेल हो जाती है सिग्नल प्रोवाइड करने में। मैं डिमांड तो इतना कर रहा हूँ लेकिन मुझे बेनिफिट इतना मिल रहा है। गार्डन का एग्जांपल है, या और आप एग्जांपल ले लें कि आपने कहीं कोई कमोडिटी परचेज़ की। अब कमोडिटी परचेज़ किया, उस कमोडिटी से बेनिफिट आपका, जितना आपने क्वांटिटी परचेज़ की उससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो आपका जो लेवल है सेटिस्फेक्शन का बढ़ेगा। जब ऐसा बढ़ता है बेनिफिट, इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं। मार्केट तो कहती है कि ये प्राइस होना चाहिए, लेकिन मार्केट को ये चेक नहीं कर पा रही कि एक्सटर्नैलिटीज़ है या नहीं। तो मार्केट तो जस्ट ये बता रही है कि इतनी डिमांड हो रही है, ये प्राइसेस हैं, तो ये मार्केट सिग्नल प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पर एफिशिएंसी है, यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं आ रही। तो सिस्टम जो है एफिशिएंट कब होगा, व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल। इफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स आर rational such that they maximize their private net benefits, a set of markets where each person has the opportunity to exchange every good with every other person will generate a socially optimum allocation of resources. प्राइवेट ऑप्टिमम से हम सोशल ऑप्टिमम पर पहुंचते हैं व्हेन देयर इज़ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़। मार्केट सिस्टम, फिर सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, सिस्टम कंप्लीट कब होता है, जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बोथ आर सेटिस्फाइड एट गिवन प्राइसेस। गिवन प्राइसेस पर दोनों सेटिस्फाइड हैं। हम सिंपल कहते हैं, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी को तभी आना पड़ेगा जब सिस्टम फेल होगा। सिस्टम कंप्लीट का मतलब है मियाँ बीबी राजी हैं, डिमांड और सप्लाई साइड दोनों सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होगा, एक्सटर्नैलिटीज़ नहीं है, किसी तरह की असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं है, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो मार्केट सिस्टम क्या है, कंप्लीट माना जाएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम है हमारी, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। क्या स्टेट करती है वो, कुछ उसकी कंडीशंस हैं। थ्योरम बताती है कि अगर ये सिचुएशंस मार्केट में हैं तो मार्केट सिस्टम कंप्लीट है। क्या है वो, नंबर 1 इज़, फर्स्ट नंबर में बता रहा हूँ आपको, दिस इज फर्स्ट नंबर, कंप्लीट सेट ऑफ मार्केट्स विद वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स। एक मार्केट का सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड हों। राइट्स एग्जिस्ट सच दैट बायर्स एंड सेलर्स कैन एक्सचेंज एसेट्स फ्रीली फॉर एनी ऑल पोटेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कंटिजेंसीज। जितने पोटेंशियल ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हैं फ्रीली विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफियरेंस, प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड हैं, तो मार्केट सेटअप ऐसा होना चाहिए जहाँ पर वो फ्रीली एक्सचेंज कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज को। सेकंड वन इज़, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स हैव बिहेव कम्पिटिटिवली बाय मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट्स एंड मिनिमाइजिंग कॉस्ट। जो ऑब्जेक्टिव होता है हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर का जो बिहेव है वो चाहता है कि बेनिफिट मैक्सिमाइज हो, प्रोड्यूसर चाहता है कि कॉस्ट मिनिमाइज हो, उन पर किसी तरह का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो, वो फ्रीली वर्क करें। फ्रीली का मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी मैंने बताया डिमांड और सप्लाई, ये डिमांड ये फ्री है, डिमांड और सप्लाई, जितना आप डिमांड बढ़ा देंगे प्राइसेस बढ़ जाएंगे, डिमांड कम होगी प्राइसेस जो हैं वो डाउन आ जाएंगे। ऐसी सप्लाई बढ़ेगी
इस साइड तो प्राइस कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। ये फ्री है, एक इंटरफियरेंस नहीं है। तो इंटरफियरेंस नहीं होगा, तो इंटरफियरेंस नहीं है तो मार्केट सिस्टम क्या है, कंप्लीट है। थर्ड इज मार्केट प्राइसेस आर नोन बाय ऑल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। मीन्स प्राइसेस आपको पहले गिवन है। आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको फ़ीस पहले पता होती है कि ये हमारी फ़ीस है, इस पर ये हमें सर्विसेज मिल रही हैं, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, तो सेटअप क्या होगा, कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद ये नहीं है कि आप एडमिशन ले लो इस फीस पर, उसके बाद में एडमिशन लेने के बाद आपको कहा जाए नहीं आपको 10,000 और देने पड़ेंगे, तो वो क्या है, मार्केट सिस्टम फेल हो गया। क्योंकि आपको राइट्स पहले नहीं बताए, आपको प्राइसेस पहले नहीं बताए, आप फ्री में किसी और कॉलेज में कम्पिटिटिव बिहेव का मतलब है कहीं भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज का। फोर्थ वन इज़ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर जीरो सो दैट चार्जिंग प्राइसेस डज नॉट कंज्यूम रिसोर्सेज। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है कि जो आपका प्राइस जिस कमोडिटी पे है उस पे ही आपको वो कमोडिटी मिलनी चाहिए। एडिशनल आपको जो ट्रांजैक्शंस के चार्जेस हैं वो ना देने पड़ें। फॉर एग्जांपल 2 पार्टीज़ में एग्रीमेंट हो रहा है तो एग्रीमेंट की जो फ़ीस है वो तो है, लेकिन उसके अलावा आपको लीगल चार्जेस, उसकी फ़ीस, ये अगर ऐसा होता है तो वो आपके एडिशनल चार्जेस। आप कोई कमोडिटी परचेज़ करना चाह रहे हैं, उसके जो प्राइसेस हैं वो 10,000 हैं, तो 10,000 आप पे कर रहे हैं तो आपको कमोडिटी मिल गई, मार्केट सिस्टम कंप्लीट है। लेकिन आपको कहा जाए नहीं, इसके अलावा आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्री चार्जेस हैं इसके अलावा लगेंगे, पहले आपको नहीं बताएंगे बाद में बताते हैं, तो क्या होगा, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आपको ट्रांजैक्शन करने की एडिशनल कॉस्ट और पे करनी पड़ी। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, जब हम कॉस्ट थ्योरम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो उसमें ये आएगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है, कौन कौन सी कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो अगर ऐसा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो है, मार्केट प्राइसेस नॉन हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर फ्रीली बिहेव कर सकते हैं और प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड हैं, तो सिस्टम क्या है, कंप्लीट माना जाएगा। उसको लिखा है इफ़, ये हमने कंडीशन लगाई, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, अगर ये कंडीशंस 4 कंडीशंस हैं, देन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विल बी पेरेटो ऑप्टिमम, इष्टतम होगा, बेस्ट होगा। अब मार्केट फेलियर अकर्स, मार्केट फेल कब होगी, व्हेन द कंक्लूजन्स ऑफ दिस थ्योरम, ये फंडामेंटल थ्योरम है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम बताती है, इफ़ ऑल दीज 4 कंडीशंस आर होल्ड, इफ़ दीज 4 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, then we can say that there will be social welfare maximum, means Pareto optimality. If these the conclusions of this theorem does not hold, means ये नहीं होते, ऐसा conclusion नहीं आते उसके, and the allocation of resources is inefficient, सिस्टम क्या होगा, हमारा सिस्टम जो है इनएफिशिएंट माना जाएगा। इनएफिशिएंट का मतलब होगा सिस्टम कंप्लीट नहीं। तो कंप्लीट सिस्टम है क्या, अ की रिक्वायरमेंट टू अवॉइड ए मार्केट फेलियर इज दैट मार्केट इज कंप्लीट, मार्केट कंप्लीट हो, एनफ मार्केट एग्जिस्ट टू cover each and every possible transaction or contingency so that resources can move to their highest value use। फर्स्ट कंडीशन है कम्पिटिटिव मार्केट होनी चाहिए जहाँ पर सारी के सारे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो कवर हों। जैसे ये बताया मैंने, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये कवर हो रही हैं, इस पे सारी ट्रांजैक्शंस कवर हो रही हैं, इस पे नहीं हो रही, या ट्रांजैक्शन कवर होने का मतलब टोटल डिमांड ये है, सप्लाई ये है, प्राइसेस, लेकिन उसके अलावा आपको बेनिफिट मिल रहे हैं या आपके पास इंफॉर्मेशन सप्लाई साइड में कहें तो नहीं है, तो ऐसा अगर है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सिस्टम इनएफिशिएंट है, यहाँ पर सिस्टम एफिशिएंट माना जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। मार्केट will be complete when traders can costlessly create a well-defined property rights। अब टर्म आ गई प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड हों। प्रॉपर्टी राइट, अभी मैंने बोला कि हस्बैंड वाइफ जो है मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी, दोनों के राइट्स डिफाइंड हैं तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। ऐसी ब्रदर सिस्टर हैं, पेरेंट्स अगर राइट डिफाइन कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉब पर लोग हैं
तो वर्किंग प्लेस पे राइट्स डिफाइंड हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट्स डिफाइंड नहीं होंगे तो हमेशा मार्केट सिस्टम फेल है। रोड्स के ऊपर राइट डिफाइंड है, आप इस साइड जा रहे हैं उस साइड जा रहे हैं, आप ये रूल्स फॉलो करेंगे, दूसरा रूल फॉलो करेगा तो मार्केट सिस्टम जो है वो कंप्लीट है। अदरवाइज़ क्या होगा, झगड़ा होगा, मार्केट सिस्टम फेल होगा। आप बसेस में जा रहे हैं, ट्रेन्स में जा रहे हैं, सीट डिफाइन की गई हैं, आपको टिकट नंबर मिला है, टिकट नंबर सीट नंबर मिला है तो आप उस सीट पर बैठेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अपनी एक सीट पर जिसको जो आपको अलॉट की गई है उसके अलावा दूसरी पर कब्जा करते हैं, एनक्रोचमेंट करते हैं उसकी, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी राइट्स जो आप ओवर यूज़ कर रहे हैं। जब प्रॉपर्टी राइट्स का ओवर यूज़ करेंगे तो सिस्टम फेल है। वहाँ पर डिफाइंड है राइट्स कि आपका नंबर 3 है तो 3 पर बैठेंगे, 4 वाला 4 पर बैठेगा, 5 वाला 5 पर बैठेगा। लेकिन अगर 3 वाला ही तीनों की सीट लेके बैठ जाएगा तो मार्केट सिस्टम फेल होगा, वहाँ लड़ाई होगी। वो फिर कहते हैं तेरे बाप की सीट है, ये है वो है। तो ये झगड़ा क्या है, मार्केट सिस्टम का फेल होना। मार्केट सिस्टम फेल कब होगा, जब प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड नहीं हैं। कहीं पर भी है प्रॉपर्टी राइट डिफाइन होंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड हैं उसके बावजूद भी ओवर यूज़ कर रहे हैं लोग राइट्स का, सिगरेट पीते हैं लोग, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, ये राइट डिफाइन कर दिए कि आप कोई भी सिगरेट नहीं पिएगा, पब्लिक प्लेसेस पर जो है स्मोकिंग नहीं करेगा। लेकिन जो स्मोकिंग करता है वो अपने राइट का ओवर यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो दूसरों को राइट को छीन रहा है। सभी को फ्रेश एयर चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे, तो वहाँ पर क्या है, अगर कोई यूज़ कर रहा है, स्मोकिंग करता है तो दूसरे के राइट को वो छीन रहा है, तो सिस्टम क्या फेल होगा। तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा, थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट लॉ बनाती है कि ये लॉज के अकॉर्डिंग आप इसका हनन कर रहे हैं अधिकारों का, तो उसके लिए पनिशमेंट है फिर। तो प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो डिफाइंड होने चाहिए। तो क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी राइट होते क्या हैं। प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट्स एंड ऑनर हैज़ एंटाइटलिंग, जिसको मिले हैं, जो ऑनर है, जो मालिक है, जिसको जो भी राइट मिला है, देम टू द यूज़, बेनिफिट, सेल एंड एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स फॉर ए गिवन रिसोर्स। आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उससे बेनिफिट ले सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं, दूसरों को एक्सक्लूड कर सकते हैं, ये राइट हैं। आपका प्लॉट है, आपको राइट मिला है कि आप यहाँ रह सकते हैं। आपकी गाड़ी है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, दूसरों को एक्सक्लूड करेंगे, दूसरा बेनिफिट लेंगे, सेल कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी राइट्स के कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉम्प्रिहेंसिवली असाइंड। कॉम्प्रिहेंसिव का फुल, उसको पूर्ण तौर पर असाइन किए होने चाहिए। ऑल एसेट्स और सोर्सेज मस्ट बी आइदर प्राइवेटली और कलेक्टिवली owned एंड all entitlements must be known and enforced effectively। जो आपको राइट्स हैं, आप स्टूडेंट हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, लाइब्रेरी, कैंटीन, कॉलेज, वाईफाई आप यूज़ करते हैं, आपको राइट्स पहले जब आपने एडमिशन लिया राइट्स बताए गए, आप उसको फुली यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि राइट्स आपके 10 हैं लेकिन आप उसमें से 5 कर सकते हैं, 5 नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। फुली असाइंड होने चाहिए जिसको जो मिले हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव। Exclusive means only and only the owner has the right to use those rights. All benefits and cost from use of a resource should accrue to owner। उसी को मिलने चाहिए वो राइट, एंड ओनली टू द ऑनर। आइदर केवल और केवल मालिक को ही वो राइट्स जो हैं, बेनिफिट उसके या कॉस्ट वही बियर करेगा, दूसरा नहीं करेगा। आइदर डायरेक्टली और बाय द सेल टू अदर्स। This applies to the resources that are owned in common as well as to resources for which private property rights have been assigned। ये कॉमन जो है, कॉमन मीन्स ओपन एक्सेस वाले रिसोर्सेज पर भी अप्लाई होता है, और जो आपका है प्राइवेट उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। कॉमन मीन्स जो आपके जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, एक कम्युनिटी सेंटर है आपको अलॉट किया गया है किसी गांव में, किसी शहर के अंदर, किसी एरिया में, तो आप उसका फुली यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव, दूसरों के लिए एक्सक्लूसिव है। नेक्स्ट है जी ट्रांसफेरेबल। ट्रांसफेरेबल का मतलब है जो आपको राइट असाइन है वो आप अपने किसी और को राइट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का राइट होता है, पेरेंट्स को अपने राइट्स को दूसरों को असाइन कर सकते हैं। ऑल प्रॉपर्टी राइट्स मस्ट बी ट्रांसफेरेबल फ्रॉम वन ओनर टू अनदर इन अ वॉलंटरी एक्सचेंज।
Transferability provides the owner with an incentive to conserve the resources beyond the time he or she expects to make use of it. आप कहीं बाद में यूज़ करना चाहें, जैसे सेविंग करते हैं, सेविंग किसके लिए? आप सेविंग की आपके पास राइट है, सेविंग पैसे का राइट है, आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। आपने सीट रिज़र्व की, आप किसी और को दे सकते हैं वो सीट। आपने प्लॉट परचेज किया, किसी और के नाम कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल है। नेक्स्ट इज़ सिक्योर। ये राइट्स जो हैं सिक्योर भी होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवली असाइंड हैं, जिसको मिले हैं पूर्ण तौर पर मिले हैं, एक्सक्लूसिव उसी को ही मिले, वो ट्रांसफ़र करना चाहे तो कर सकता है। ये सिक्योर रहने चाहिए, बिना कोई इस तरह की एनक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई इसको सीज ना कर ले, कोई एनक्रोचमेंट। जैसे रोड्स के ऊपर हैं, साइडों में शॉप्स बनी होती हैं, अब शॉप्स के बाहर जहाँ उसका शटर लगा हुआ है, जहाँ उसका गेट लगा हुआ है, वहाँ तक उसका राइट है, उसके आगे नहीं है। उसके आगे रोड है, पब्लिक प्लेस है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करते हैं, वो शॉप प्राइवेट है, रोड पब्लिक है, वो धीरे धीरे एनक्रोचमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर राइट डिफाइंड नहीं है, प्रॉब्लम है, वो यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एनक्रोचमेंट होती है, धीरे 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 सड़क कम हो जाती है और शॉप्स का एरिया बढ़ जाता है। प्राइवेट राइट्स टू natural resources should be secure from involuntary seize or encroachment by other individuals, firms or government. The owner has an incentive to improve and preserve a resource while it is in his or her control rather than exploit the assets. अब बाउंड्री हैं, कंट्रीज़ की बाउंड्री हैं, वो डिफाइंड हैं कि यहाँ तक हमारा राइट है, लेकिन दूसरा कंट्री कोई एनक्रोच करता है, आके कब्जा करता है आके, तो क्या होता है, वहाँ पर राइट्स का हनन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, फिर झगड़ा होता है, जैसे अब चल रहा है उसका चाइना और इंडिया का। तो ये प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड होंगे, सबको दो लोग हैं जिनमें झगड़ा है, डिस्प्यूट है, राइट्स डिफाइंड हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली सिस्टम सॉल्व होगा। अब आता है क्वेश्चन, इनकम्प्लीट मार्केट क्या है? मार्केट्स आर इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ फेलियर और इनएबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू एस्टेब्लिश वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स। अगर प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन ना किए जाएं, जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर क्या, संस्थाएं, संस्था का मतलब है जिसके पास राइट है, राइट्स को डिफाइन करा, मीन्स गवर्नमेंट, लॉज हैं, इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ प्रोवाइड कर रहा है हमें कि ये राइट्स आपके हैं, लीगल राइट हैं, इन्वायरमेंटल राइट्स हैं। तो इन्वायरमेंटल राइट्स जो हैं आपको, वो प्रॉपर्टी राइट यूज़ करना है। अगर सिस्टम फेल हो जाता है तो मार्केट सिस्टम भी फेल हो जाएगा। एग्जांपल बड़ा अच्छा दिया है यहाँ पे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। वो एग्जांपल क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो पब्लिक गुड्स होती हैं, मैं यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ इसको, जो हमारे यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जैसे सपोज दिस इज़ माई एग्रीकल्चर लैंड, ये एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन उसके साथ एक रिवर बह रही है, ये रिवर है, इसके ऊपर लैंड के ऊपर मेरा राइट है, ये लैंड है हमारी, इसके ऊपर तो मेरा राइट है, प्रॉपर्टी राइट है, इसको कोई हार्म करेगा, नुकसान पहुँचाएगा, तो मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ उसके खिलाफ। इसको कहते हैं अपविंड, अपस्ट्रीम, मैं यहाँ लिख देता हूँ अप विंड, ऊपर की तरफ जो रहने वाले लोग हैं, बह रही है इस साइड, ऐसे ऐसे करके ये रिवर बह रही है, इस साइड पानी आ रहा है, इनको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ये डाउन विंड वाले लोग हैं। अब यहाँ पे अगर पोल्यूशन हुआ, यहाँ इसके राइट्स तो डिफाइंड हैं, लेकिन जो पब्लिक, ये इन्वायरमेंटल गुड्स हैं, और ये इन्वायरमेंटल गुड्स जो होती हैं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, और ये क्या होती हैं, पब्लिक गुड्स। जो पब्लिक गुड्स होती हैं वहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई होता है, नॉन एक्सक्लूजन, नॉन राइवल। यहाँ पर राइवलरी है, मेरा है, मैं दूसरों को एक्सक्लूड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर है, इस रिवर के अंदर जो रिवर के है, ये कहते हैं, या दूसरे लोग जो हैं ये कहते हैं कि हमारा, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये जो जिसके साथ लैंड है, लैंड के साथ रिवर है, ये कहते हैं हमारा राइट, हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर राइट्स डिफाइंड नहीं है, इन्वायरमेंटल गुड्स हैं।
तो अगर राइट्स डिफाइंड नहीं होंगे तो ये अपने बिजनेस के लिए यहाँ पर इसको पोल्यूट कर सकता है। जब पोल्यूशन करेगा तो इसके एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट आएगा। यहाँ पोल्यूशन होगा तो इसका इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम फेल हो गया। इसको कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो यहाँ पर इसके पोल्यूशन को रोके। क्यों? क्यों इनको भी नहीं पता कि हम इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, इनको भी नहीं पता कि हम क्या इसका यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जब डाउनविंड और अपविंड दोनों को प्रॉपर्टी राइट्स, इन्वायरमेंटल गुड्स के प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पता नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, मार्केट सिस्टम फेल हो जाएगा। क्या लिखा एग्जाम्पल के अंदर, हम यूज़ कर रहे हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल, मैनी पीपल ऑन लैंड आर एबल टू टेक एक्शन। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज़मीन होती है, वो एक्शन ले सकते हैं, बट दे डोंट जनरली ऑन द रिवर्स और द एयर, जो एयर है, रिवर है, थ्रू विच सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पोल्यूशन ट्रेवल। उन रिवर्स के और एयर्स, अब हमारा घर जो है, घर का ऊपर राइट है, लेकिन घर के ऊपर की जो एयर है उसके ऊपर तो राइट डिफाइंड नहीं है ना। तो दूसरा कोई पोल्यूशन कर देगा तो वहाँ हमारे घर में स्मोक आएगा, धुआं आएगा, तो प्रॉपर्टी राइट्स ना पता होने की वजह से सिस्टम क्या होता है, फेल होता है। द लैक ऑफ क्लियर एंड वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स फॉर क्लीन एयर दस मेक इट डिफ़िकल्ट टू मार्केट फॉर ए मार्केट टू एग्जिस्ट। वहाँ मार्केट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम ये नहीं कह सकते कि आपने इतना पोल्यूशन किया हमें पैसे दिए, क्योंकि हमारे पास राइट ही डिफाइंड नहीं है। हम उसका जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल मार्केट से, मार्केट सिग्नल प्रोवाइड ही नहीं करेगी उसके बारे में कि कितना पोल्यूशन हो रहा है या कितना बेनिफिट हो रहा है। टू एग्जिस्ट सच दैट पीपल हैव लिव डाउन विंड। डाउन विंड का मतलब नीचे की तरफ जो रह रहे हैं, जिस साइड रिवर बह के जा रही है। फ्रॉम ए कोल फायर्ड पावर प्लांट कैन हर्ट द हार्म दैट the plant does to them, or to successfully demand a fee equivalent to the cost they bear from the operator of the upwind plant। ये अपविंड प्लांट है हमारा, ये अपविंड है। इस साइड कोल प्लांट, कोल प्लांट का मतलब कोयले का प्लांट लगा है, जहाँ पर कोयला यूज़ किया जाता है, वो यहाँ पे पोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर इनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो क्या करें, इसको कंट्रोल करें, क्योंकि इनके पास राइट ही नहीं है। तो अगर ऐसा है, द प्लांट ऑपरेटर डज नॉट बियर द डाउनविंड कॉस्ट, नीचे वाले जो लोग रह रहे हैं उनकी कॉस्ट को वो बियर नहीं करेगा, सो ही इग्नोर्स देम, वो इनको इग्नोर करता है। विद इनकम्प्लीट मार्केट्स ही लैक्स, वो लैक करता है, उसके पास वो परवाह ही नहीं करेगा एन इकोनॉमिक इंसेंटिव टू कंट्रोल एमिशंस और टू स्विच टू लेस पोल्यूटिंग प्रैक्टिसेस। वो ऐसी टेक्निक बिल्कुल उसको इंसेंटिव नहीं है कि वो लेस पोल्यूटिंग टेक्निक, अपनी टेक्निक को चेंज करे जिससे पोल्यूशन कम हो, एमिशन कम हो, ऐसा उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा, क्योंकि मार्केट सिस्टम इनकम्प्लीट है। कंप्लीट होगा, गवर्नमेंट इंटरफियर करेगी, जितनी कॉस्ट वो कर रहा है अगर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए तो वो क्या करेगा, पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा। लेकिन मार्केट वो सिग्नल प्रोवाइड ही नहीं कर रहा कि वो कितना पोल्यूशन कर रहा है, क्योंकि राइट डिफाइंड नहीं। सिमिलरली देयर में बी no legal or institutional basis that allow the downstream users or the polluter river water to receive compensation। डाउनस्ट्रीम वालों के पास कोई राइट नहीं है कि उनसे कंपनसेशन मांग ले, अपस्ट्रीम वाले के पास कोई राइट नहीं है कि वो उनको कंपनसेट कर दे, और डाउनस्ट्रीम वालों के पास कोई राइट नहीं है कि वो कंपनसेशन उससे लें। तो ये सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम फेल हुआ। किस वजह से हुआ, प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन ना होने की वजह से। दिस इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस टू साइन प्रॉपर्टी राइट्स सच दैट अ कंप्लीट सेट ऑफ मार्केट्स कैन बी क्रिएटेड हैज़ प्रोवाइडेड द रैशनेल फॉर गवर्नमेंट। यस, रैशनेल गवर्नमेंट का इंटरफियर करने का औचित्य तभी बनता है जब प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड नहीं है। जो काजी है वो तभी इंटरफियर करेगा जब दोनों के मियाँ बीबी के राइट्स जो हैं या डिस्प्यूट है, तो काजी जो है, जो लॉ बनाने वाला है, जो समझाने वाला है, वो क्या करेगा, उसका औचित्य तभी बनता है कि वो इंटरफियर करे। क्रिएटेड हैज़ प्रोवाइडेड द रैशनल फॉर गवर्नमेंट्स टू इंटरवीन एज एन एडवोकेट। एडवोकेट काजी की फॉर्म के अंदर वो एडवोकेट बन के आए, और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल सोर्सेज। तो गवर्नमेंट को जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मार्केट सिस्टम अगर फेल होता है तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, तभी लिखा जाता है
यहाँ पर धूम्रपान करना निषेध है। स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड हियर। तो किसने लिखा? किसी के पास राइट नहीं है, गवर्नमेंट के पास राइट है। टू पार्ट्स डिस्प्यूट है, पब्लिक प्लेस पर डिस्प्यूट है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट के पास टूल्स हैं, वो लॉज हैं। तो लेकिन बट रोनाल्ड कॉस ने 1960 के पॉइंटेड आउट दैट इफ़ द असम्पशन ऑफ जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फोर्थ कंडीशन हमने पढ़ी थी यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट्स के फंडामेंटल थ्योरम, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर जीरो। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज़ जीरो, अगर ये मेंटेन कर ली जाएगी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट जो है ट्रांजैक्शन के अलावा जो हम बारगेनिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, उसके अलावा हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, अगर वो जीरो हो जाए, इज़ मेंटेन द सेट ऑफ मार्केट्स कैन बी एक्सपेंडेड बियॉन्ड नॉर्मल प्राइवेट टू इंक्लूड मैनी नॉन मार्केट एसेट्स। नॉन मार्केट एसेट्स का मतलब है इन्वायरमेंटल एसेट्स को। जैसे प्राइवेट गुड्स के अंदर मार्केट एग्जिस्ट करती है, तो नॉन मार्केट एसेट्स मीन्स इन्वायरमेंटल गुड्स के केस में भी हम मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो है तो काजी की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोनाल्ड कॉस की ये थ्योरम जो है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो इसका रेफरेंस बुक्स है, निक हैनले की बुक है, आप इसको उसमें से पढ़ सकते हैं, पूरा ये मैटर तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला इसको हिंदी में तैयार कर लो, बाकी एज इट इज़ आपके पास है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।